नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 49 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 49 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। तुम्हारा निशाना इतना कमाल का नहीं। सरहान जो निशाना चूकने पर दोबारा से निशाना लगाने लगा था, आवाज़ सुन बंदूक को वैसे ही पकड़े दाएं तरफ मोड़ा, जबकि जहां पर हूर मुंह में सेब डाले मुस्कुराई। सरहान ने गौर से उसकी तरफ देखा था। वो आज जीन्स की जगह कमीज शलवार में मलबूस थी। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगी कि निशाना कैसे लगाया जाता है? सरहान बंदूक की नोक नीचे करते बुलंद आवाज़ में बोला, ताकि वो दूर खड़ी आसानी से सुन सके। नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। हूर सरसी से हसन नाम हिलाते हुए सरहान के बिल्कुल सामने आई। रहने तो हूर शाह, हमें पता है तुम खुद को बहुत बड़ी 30 मार खान समझती हो, बताने की जरूरत नहीं। सरहान ने ये कहते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। वो जो सेब खा रही थी, काली आंखें फाड़ सरहान को घूरा। सरहान शाह, 30 मार समझती ही नहीं हूँ, बल्कि हूँ भी। हूर सेब दांतों में चबाते तेजी से बोली, जबकि मुकाबल को बोलने का मौका दिए बिना सेब सरहान के हाथ में देते बंदूक खुद थाम गई। सरहान हक्का बक्का सा रह गया। वो बंदूक लेते अपना दुपट्टा जो उसके गले में था एक अदा से कमर पर बांध गई। सरहान एक नज़र भरपूर उसको देख हूर का थमाया सेब मजे से खाने लगा, जबकि साथ ही टेबल पर बैठते नजर हूर के निशाने की तरफ माकूल की। हूर ने सामने बोतल पर पड़े सेब का निशाना बांधते गोली चलाई तो वो अपने मकसद में कामयाब हुई। क्या बात है, मान गया तुम्हें। ऐसे ही किसी ने सीक्रेट एजेंट नहीं बनाया, बल्कि बहुत कुछ देख कर ही तुमको सिलेक्ट किया होगा। ये निशाना तो ऐसे ही था। तुम बहुत काबिल हो ये साबित करने के लिए। तुम्हें वो सामने आसमान, सरहान जो हूर के करीब आ चुका था उसके कान में सरगोशी की तरह बोलते सामने आसमान की तरफ इशारा कर गया, पर उड़ते परिंदों का निशाना बांधना होगा। बताओ, कर पाओगी? सरहान सेब को मजे से खाते हूर के सामने खड़ा हुआ। यूं कि इतनी धूप में हूर ने अपनी काली आंखों को छोटा करते मसनूई अंदाज में सरहान को तका। दोनों की नजरें एक दूसरे के अक्स को गहरा कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे बेज़बान परिंदों का कत्ल करने का। ऐसे बकवास काम तुम खुशी से करते रहोगे, मगर अभी ना ये मैं बकवास काम करने वाली हूँ और ना ही ये तुम्हें करने दूंगी। और वैसे ही थके से लहजे में बोलती बंदूक मजबूती से पकड़ते सरहान से फासला बना गई। सरहान जो जानता था कि हूर ऐसे ही करेगी, इसको जाते देख हल्के से मुस्कुराते लंबे लंबे ढक पड़ते उसके पीछे हुआ। सलाम तायाजान। जमाल एक नज़र अपने ताया फैसल शाह को देख उठते खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम। फैसल शाह ने जवाब देते आंखों से बैठने का इशारा किया, जबकि वो खुद भी आराम से बैठे। आज यहाँ आने का ख्याल कैसे आ गया? अभी फैसल शाह कुछ बोलता कि असलम शाह, जमाल का बाप, वहाँ आते बुलंद आवाज़ में कोया। फैसल शाह सरसी से असलम को देखते वापस से जमाल शाह को गौर से देखने लगा था, जबकि वो आराम से पुरसकून होते सोफे से टेक लगा गया। क्यों? यहाँ आने से पहले मुझे आपकी इजाज़त लेनी थी या किसी के दस्तखत पेपर्स पर साइन करवाने थे कि मैं यहाँ मीरपुर आ सकता हूँ या नहीं? जमाल शाह भी अपने बाप का बेटा था। उसने ये तर्क ब तर्क बोलते एक नज़र अपने बाप को देखा, जबकि अपने अल्फाज से वो दोनों भाइयों को सुना चुका था कि वो भी इनका ही खून है। किसी से डरता नहीं। कितने दिन के लिए आए हो? असलम शाह गुस्से से कुछ बोलते कि फैसल शाह बहुत आराम से जमाल शाह के अंदाज को देख बोला, तय करके नहीं आया कि कितने दिन रहना है यहाँ। जब दिल किया वापस चला जाऊँगा। बाकी मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ आए हैं, इनके रहने का इंतजाम करवा देना। जमाल शाह खड़े होते एक ही सांस में बोलते लंबे लंबे ढक पड़ते सीढ़ियों को अबूर कर गया और असलम शाह फैसल शाह ने दूर तक इसको जाते देखा। भाई साहब, ये लड़का दिन ब दिन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन इसकी वजह से ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। असलम शाह का तो जैसे जमाल की ऐसी बदतमीजी से खून खोल गया। वो गुस्से से भड़कते तेजी से खड़े हुए थे। कुछ नहीं होता असलम, इसको कहीं नहीं जाएगा। ये लड़का अभी मुंह के बल गिरा है, इसीलिए तन बदन में आग लगी हुई है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। फैसल शाह ने बोलते जैसे मक्खी उड़ाई थी। तुम्हें नहीं पता जमाल हमारे आगे चल कर कितना काम आने वाला है। फैसल शाह ने आगे का सोचते दिल में बड़बड़ाया। हया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो ऐसी ही नहीं थी। मुझे अमेरिका से आए हुए 2 दिन हो गए और तुम ना खुद कहीं मुझे लेकर जाती हो और ना ही अपनी यूनि के बारे में कुछ बताती हो। आबिश मुंह बनाते हया की बेड पर लेटने वाले अंदाज में गिरी। यार सॉरी, मैं ऐसे ही बिजी थी। हया जो लैपटॉप खोले बैठी थी अब पूरी तरह आबिश की तरफ मतवजा होती बोली, हाँ नज़र आ रहा है डियर कज़न के काम से ज़्यादा तुम सोचने में बिजी हो। ऐसा भी क्या है जिसको इतना टाइम देकर सोचा जा रहा है? आबिश तीखी सी नज़र हया पर डालते आईब्रो चुका गई, जबकि हया उसकी नज़रों को खुद पर गहरा होते देख कंफ्यूज हुई। तभी वो उठते तेज से बालकनी की तरफ गई ताकि खुद की कैफियत को छुपा सके। आबिश, तुम भी ना ऐसे ही लगा होगा तुम्हें, और वैसे भी काम पर सोचना तो पड़ता है। अब क्या हया ने हल्के फुल्के लहजे में कहते बात को रंग दिया। ओ बिजली मैडम, यहाँ क्यों ऐसे मुंह लटकाए खड़ी हो जैसे कोई मर गया हो? अनान ने बताया मुझे। हूर जो एकदम तेजी से रूम में दाखिल हुई थी हया को बालकनी के पास खड़े देख ऊंची आवाज में बोलते हया को शौक कर गई, जबकि हया तकरीबन भागते हूर के करीब आई थी और बिना मौका दिए इसको बेड की तरफ पलटा, यूं कि वो सामने बैठी आबिश को देख सके। हूर जो आगे बोलने लगी थी, अचानक से हया के इतने मजबूती से पकड़ने पर वो हक्का बक्का हुई, मगर जैसे ही बेड पर किसी अनजान लड़की को देखा वो पल में दस बदस का शिकार हुई। वाह हया, फ्रेंड्स भी लगता है अपनी जितनी होशियार बनाई है तूने, देखे बिना एक साथ कितना कुछ बोल दिया। आबिश तो हूर का अंदाज देख हश हो चुकी थी, जबकि यार हूर उसकी तारीफ सुन कुछ सुकून में आई। सॉरी, वो मुझे लगा है यार, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स ऐसे ही होने चाहिए। एनीवे मी आबिश एंड आबिश मुस्कुराते अपना हाथ हूर के आगे कर गई, जिसको हूर ने भी कल अगले पल ही थामा। मी हूर आबिश
ये हूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम साथ में ही यूनी पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ एक साथ करते हैं। हया जो खुश थी हूर को देख जल्दी से तस्वीरी अंदाज में बोली, इतना ही नहीं अब तो रिश्ते में ये भी कज़न बन गई है। हया हंसते जल्दी से बोली, जिसको हूर भी जिसको देख हूर भी मुस्कुराई। वो कैसे? आप ही सुलझी। वो ऐसे कि हूर मेरी बहन है। अभी हया कुछ बोलती नमरीन जो हूर का आंटी से सुन मिलने चली आई थी, खुशी से बताते हूर को गले लगा गई। कैसी हैं आप आपी? हूर मिलते ही दरियाफ्त करने लगी। मैं ठीक, तुम बताओ साहिबाल में सब कैसे हैं? शाहू हवेली गई थी। नमरीन अपना बताते साथ ही सब के बारे में जानने लगी, जबकि आबिश जो समझ चुकी थी अब खामोशी से सुन रही थी। जी आपी वहीं गई थी नाद आंटी, मेरा मतलब बड़ी अम्मी के पास। वहाँ बहुत मज़ा आया सच में। हूर नमरीन को देख बोली, हाँ मज़ा तो आना ही था, नाज ताई सबका बहुत करती हैं। खैर तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। नमरीन हया आबिश को खामोश करे देख बोली, नहीं भाभी मैं तो हूर के साथ बाहर जाने वाली थी, हमें कुछ बहुत खास काम है। बाकी आप ऐसे करें आबिश को अपने साथ बुटीक ले जाएं, इसको शॉपिंग करवाएं, मैं काम से फारिग होकर वहीं ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को। हया आबिश को बोलने का मौका दिए बिना हूर को लेती वहाँ से भागी, जबकि नमरीन मुस्कुराते आबिश को तैयार होने का कहती खुद भी गई। हम ऐसे वहाँ से भागे क्यों? हूर जो हया के तेज़ी पर हैरान होती बोली, जबकि वो दोनों हया के घर से बाहर निकलते पैदल चलते पार्क में दाखिल हुई। क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा करना था इसीलिए। हया जो पहले चल रही थी हूर के बेतुके सवाल पर चिड़ी। नाराज़ क्यों हो रही हो? मैंने तो इसलिए कहा कि तुम्हारी कज़न को बुरा लगा होगा। हूर हया को भड़कते देख अब के धीरे से बोली, जबकि हया सुन फिर से चलने लगी थी। पार्क में चंद इक्का दुक्का लोग ही थे, जबकि बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे थे। वो दोनों बच्चों के पास से गुजरती घास पर बैठी। तुम इसको छोड़ो, ये बताओ कि मैं अयान वाले मसले का क्या करूँ? हया जो पूरी तरह उलझी पड़ी थी परेशानी से मुँह फुलाए बोली, क्या करना है अयान भाई का वही करो जो दिल कह रहा है, कोई बड़ा मसला नहीं। ऐसे करो सीधी इनके सामने जाकर खड़ी हो जाओ और बता दो कि जो लड़की मैसेज करती है वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। हूर हया को ऐसे इतना परेशान होते देख साफ लहजे से बोली, जबकि यह सुन हया ने एक लंबा सांस अंदर को खींचते आंखें बंद करते आसमान की तरफ मुँह किया। हूर जो थोड़े फासले पर विराजमान थी खिसक कर हया के नज़दीक हुई। हया मेरी जान इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होता, कितनी देर ऐसे ही अयान भाई को और तंग कर सकते हैं, कभी ना कभी तो इनको सच पता चलेगा या ना, तो बेहतर है अभी ही सब कुछ सामने आ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। हूर ने प्यार से हया को समझाना चाहा, लेकिन हूर मेरा दिल नहीं मान रहा, ऐसे लगता है अभी इसको कुछ बताया तो खो दूंगी, जैसे भी कर के अभी फिलहाल अयान को किसी और लड़की से मिलवाना होगा। तुम करना क्या चाहती हो? हूर हया की बात काटते दरमियान में बोली, जबकि हया एक सांस खाच करते हूर की तरफ पूरी तरह मतवज्जा हुई। हूर मैं चाहती हूँ वो मुझसे ऐसे ही हया जानते हुए चाहे मैं उसके सामने हूँ वो ऐसे मुझे पहचाने, तो बस अभी उसके सामने कोई और लड़की जाएगी फ़ोन पर तो मैं ही बात करूँगी। देखना ये है कि क्या अयान फ़र्क महसूस कर पाता है या नहीं। दूसरी बात वो उस लड़के को कितना बोल सकता है मुझे ये भी देखना है। आखिर इसको इतना तंग किया है मैंने। हया आखिर की बात कहते हल्के से मुस्कुराई तो हूर सब सुन थोड़ा नाखुश हुई। ठीक है जैसा चाहती हो करो, मगर कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। ऐसा ना हो अयान भाई उस लड़की पर फिदा ही हो जाए जिसको ऐसे ही नाटक के लिए तुम सामने बेचने में लगी हो। वो तो बात की बात है डियर फ्रेंड। अभी ये बताओ अयान के सामने भेजना किसको है? हया ने हूर की बात को सुन जैसे नाक से मक्खी उड़ाई हो। जब इतना सोच लिया है मेरी प्यारी दोस्त तो मुझे यकीन है लड़की भी ढूंढ लोगी। हूर उसको फिर से सोचते देख तेज़ी से बोली तो हया हूर को देख धीरे से स्माइल पास कर गई। गाइस कुछ देर के लिए अपनी मसरूफियत को एक तरफ रख दे, इस मासूम को भी देख लो। मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मुझ बेचारे को भी पूछ लो। सम्राट ने मैसेज टाइप करते अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया। क्यों तुझे क्या हो गया जो हम अपना मजा छोड़ तुझे देखें? अली जो पहले से ही ऑन बैठा हुआ था सम्राट का मैसेज पढ़ते तेजी से जवाब सेंड किया। हाँ सुबह तक तो ठीक था, अभी ऐसा क्या हो गया? सम्राट जो टाइप करने लगा था अगला मैसेज हसन का पढ़ जल्दी से टाइप करते मैसेज का रिप्लाई किया। मैंने कहा बोर हो रहा हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, सोचा तुम लोगों से पूछ लूँ कि क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। सम्राट बोलते साथ ही मुँह बनने वाली इमेज सेंड कर गया, जबकि उसका रिप्लाई देख हसन अली ने हंसने वाली इमेज सेंड की। हमारा सम्राट बोर हो रहा था, वो भी तब जब घर वाले घर पर नहीं। ये मैंने क्या सुन लिया? सम्राट जर जो मूवी से लुफ्तानंदोज़ हो रहा था मुसलसल फ़ोन पर मैसेज की बीच सुन ऑन हुआ, मगर जैसे ही मैसेज देखा इमेज लगाते अपनी हैरानगी सबको दिखाई। ठीक जा रहे हो सर मियाँ, लेकिन कोई बात नहीं मेरा भी टाइम आएगा। इससे पहले सम्राट ने अभी आधा मैसेज सेंड किया था कि हसन ने जल्दी से अगली लाइन लिख शरारत से माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। बात का मौजू बदलते इनको मज़ीद किसी बहस या ये यान कहाँ रहता है नज़र ही नहीं आ रहा। जर ने पूछा पता नहीं इसको क्या हुआ है आजकल, मुझे तो लगता है वो हमसे बातें छुपाने लग गया है। हसन जो यान को सामने सुबह पर बैठे देख रहा था मैसेज टाइप करते सबके कान खड़े कर गया। क्या मतलब है? सर सम्राट ने एक साथ मैसेज का जवाब देते पूछा। मतलब आजकल यूनी में हमारे साथ नहीं रहता और यहाँ फ्लैट में आने के बाद भी ज़्यादातर अपने फ़ोन पर मगन रहता है। हसन ने अपनी सोच बताते इन सबको भी सोचने पर लगाया। उसकी ज़िंदगी में कोई हरियाली आ गई है,
मजबूर किया। क्या सच में? ज़र को तो जैसे यकीन नहीं आया था, जबकि अली भी हैरान होता मुंह बनाने वाली इमेज सेंड कर गया। अली मेरे भाई, सब लोग अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। कोई भी शादी का लड्डू खाए बिना मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है ये पल हमारे नसीब में रब लिखना भूल गया। सम्राट को एक बार फिर अपना दुख दर्द याद आया था। शरिया असद जो खामोशी से इनके मैसेज ग्रुप में पढ़ रहे थे, सम्राट का मैसेज देख जवाब दिए बिना न रह सके। कुछ नहीं होता मेरे भाई, हम तेरे दुख में बराबर के शरीक हैं। असद ने लिखते साथ ही खूब हंसने वाली इमोजी सेंड की, जिसको देख ज़र हसन भी खूब मुस्कुराए। मुझे क्यों तू अपने साथ शामिल कर रहा है? अल्लाह न करे मैं कनवारा मरूं, मेरी जगह मेरे दुश्मन मर जाएं। अली जिसको सम्राट की बात में तो शादी भी करूंगा, अपने बच्चों को भी दुनिया में लाऊंगा। तू अपना सोच। जहर लगी तेजी से जवाब देते सबको एक बार फिर हंसने पर उकसा गया। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, अयान की ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका हम सबको इल्म नहीं। हसन अयान को सामने लैपटॉप पर काम करते बोला, कुछ नहीं है, ऐसे ही तेरे दिमाग का फतूर है। असद हसन के मैसेज पर जवाब देते कोने वाली इमेज सेंड कर गया था, जिसका मतलब था अब और कोई बात भी अयान पर नहीं होगी। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, हम सब यहाँ एक दूसरे से क्यों उलझ रहे हैं। चलो अपने बड़े ग्रुप में चलते हैं, देखे तो सही कौन कौन सी लड़की रात के इस पहर जाग रही है। दर जानता था कि इस ग्रुप में अभी बुरहान अमाद कोई भी और आने वाला नहीं। चलो फिर चलते हैं। हसन तो डबल खुश हो गया था, जबकि जाते ही पहला मैसेज उसने ही टाइप किया, कहाँ हो ग्रुप वालों। हसन का मैसेज देख आमना ऑन हुई। हम ऊपर हैं और आप नीचे। बहन ने ये कहना फ़र्ज समझा, जबकि हसन का मुंह बना था। अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई और मैसेज सेंड करता है। ईमान ने सलाम करते ग्रुप पर हाजिरी लगाई, जबकि पीछे हया भी ग्रुप में हाजिर हुई, जो पहले से ही व्हाट्सएप पर लगी हुई थी। कैसी हो ईमान, शादी अच्छी की तेरी यार, तू तो लंदन की होकर रह गई। नमी ग्रुप में दाखिल होते सबके मैसेज छोड़ ईमान को पकड़ गई, जबकि ज़र असद शाहिया खामोशी से सबको आते हुए देख रहे थे। क्या नमी, जब देखो बस ईमान से ऐसे सवाल करती रहती हो, कभी ऐसे सवाल कोई आय से भी कर लिया करो। आशिक को तो बस आय से ही शिकायत थी। माशाल्लाह यहाँ तो सब लड़कियाँ ऑनलाइन बैठी हुई हैं। लगता है सिर्फ किसी एक के मैसेज का इंतजार किया जा रहा था कि कोई ग्रुप में आकर एक मैसेज करते तो ऑनलाइन यहाँ शुरू हो जाए। सम्राट सबको इतनी तेज़ी से मैसेज करते देख आया हैरानगी से बोला। आया जो ईशा की नमाज से फारग हुई थी, फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन जाए नमाज रख कर ऑन हुई, जबकि सबके मैसेज पर हल्के से मुस्कुराते टाइप करने लगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। अभी कोई भी सम्राट के मैसेज का जवाब देता। माजी या अल्लाह, ये कहाँ से आ गया। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। जन्नत मुसलसल अपनी नीली आंखों को जबकि आए सामने खड़े शख्स को घूरने लगी, जबकि जिन कदमों से वो काली से बाहर आई थी, इन कदमों से वापस पीछे को दौड़ी। अरे ऐसा क्या हो गया जन्नत बीबी, जो ऐसे अंधाधुंध भागी चली आ रही हो और सामने भी देख नहीं रही कि कोई अपने ध्यान में होगा। शुबाना जो जन्नत के पीछे ही थी, जन्नत को तेज़ी से कॉलेज के डोर पर आते देख बोली, शुबाना ये बातें छोड़, वो सामने देख। मैं बता रही हूँ, अब मैं इस राक्षस शख्स के बात हरगिज़ नहीं करूँगी। तुझे पता भी है इसने मुझे पिछली बार मीरपुर खास में कितनी बातें सुनाई। मुराद भाई यहाँ साहिवाल में कब आए। शुबाना सामने दरख्त के नीचे गाड़ी पर बैठे मुराद शाह को देख हैरान हुई। अभी तूने भाई को किस नाम से पुकारा, क्या कहा था। शुबाना उलझी तो जन्नत नीली आंखों को छोटा करते बोले, राक्षस। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है, पता भी है। शुबाना को जन्नत पर हैरानगी हुई। मुझे क्या पता इसका क्या मतलब बनता है, मैंने तो ये इंडिया के ड्रामे में सुना था। अभी गुस्से से इसको बोल दिया। जन्नत मुँह बनाते नीली आंखों से सामने इशारा कर गई, जबकि शुबाना जन्नत की बात सुन इसको एक घुड़ी से नवाज गई। चल हम लोग नकाब करके यहाँ से चलते हैं। जन्नत जो कॉलेज के गेट के पास ही खड़ी हुई थी, अब के बोलते अपने कदम कॉलेज के अंदर रखते शुबाना का हाथ खींचने लगी। एक मिनट मेरी बहन, हम कहीं नहीं जा रहे, मुझे समझ आ गई, वो यहाँ इकराम के साथ आए हैं। जन्नत मेरी बात सुन, देख तुम मेरी प्यारी बहन है ना। शुबाना जो कॉलेज के गेट से बाहर खड़ी थी, अब के अंदर पाँव रखते जन्नत को बाजू से पकड़ते एक साइड पर खड़ी हुई, जबकि अब बोलते इसको बहुत प्यार से मक्खन लगाने की कोशिश की। देख वो मुझे ना इकराम से मिलने वो जो कोने पर कॉफ़ी शॉप है वहाँ जाना है। शुबाना ने दाएँ तरफ इशारा करते ऐसे बयान किया जैसे जन्नत को गेट से पार वो नज़र आ रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का, तुम मुझे अपनी बहन जन्नत को तो जैसे 440 वोट का झटका लगा था, वो ऐसे अकेले छोड़ मिलने, वो भी अकराम भाई से चली जाओगी। मैं सब समझ गई। जन्नत जो पहले ही भड़की हुई थी, शुबाना की बात सुन जैसे इसको मजीद आग लगी थी। वो नाराज़ होती सीधी कॉलेज के अंदर की राहगीरी की तरफ बढ़ी, तो शुबाना अपने सर को पकड़ उसके पीछे भागी। जन्नत क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। कितने दिन से अकराम मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं ही इनको इनकार कर देती थी, सिर्फ तेरी वजह से। कल उन्होंने फ़ोन पर कहा कि वो छुट्टी टाइम यहाँ कॉलेज के पास वाले कॉफ़ी शॉप में आएंगे, तो मैं इनको मना नहीं कर पाई। प्लीज़ मेरी बात को समझ। शुबाना जन्नत के सामने घुटनों के बल बैठी, क्योंकि जन्नत गुस्से से चलते अभी खाली क्लासरूम में आ बैठी थी। ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे बताती जाओ, अकराम भाई की मोहब्बत में तुम मुझे भूल गई हो ना। जन्नत अपनी नीली आंखों को थोड़ा छोटा करते शुबाना को सर पकड़ने पर मजबूर कर गई। दोस्त ना रहा, वैसे ही अब बहन ना रही। भूल गई कि हम दोनों बहनें थी। ये भी याद है कि नहीं, हम दोनों की गाल पर
पढ़ते डिम्पल अपनी ज़ाती पहचान है। जन्नत जो मुराद को बाहर देख परेशान हो चुकी थी, अब के रोने वाले अंदाज में बोलती अपना दुपट्टा अपनी नीली आंखों पर रख गई कि शबाना को लगे वो रोने लग पड़ी है, मगर शबाना जो जानती थी जन्नत ऐसे ही कर रही है, उसकी डिम्पल वाली बात सुन हल्के से मुस्कुराई। जन्नत शबाना उसका दुपट्टा चेहरे से हटाने की कोशिश करते साथ ही पुकारने लगी, जबकि वो इसको बच्चों की तरह बैठे देख खुश भी बहुत थी। ठीक है तुम जाओ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से उस मुराद शाह से बचाकर घर वाले रास्ते पर छोड़ो। मैं खुद चली जाऊँगी, मगर उससे कोई बात नहीं करूँगी। जन्नत को मुराद का मीरपुर खास वाला लहजा अभी भी भूला नहीं था। जन्नत तुम समझ क्यों नहीं रही, तुम हवेली कैसे जा सकती हो, वो भी मेरे बिना? जानती हो ना हम साथ में ही जा सकते हैं। शबाना को खुद पर रोना आया था कि वो आज कहाँ फंस गई। ठीक है फिर मैं कमल के घर चली जाती हूँ, जैसे ही तुम वहाँ से फारग हुई मुझे लेने आ जाना। जन्नत जो चेयर पर मुँह फुलाए बैठी थी अब तहम्मुल लहजे में आई। ठीक है चलो फिर। शबाना ने दिल ही दिल में शुक्र किया था कि वो कहीं तो जाने के लिए मानी, जबकि वो दोनों नकाब की तरह दुपट्टे को अपने चेहरे के आगे करती कॉलेज से बाहर निकली। बेड़ा गर्क हो अभी वो थोड़ा सा चलती कॉलेज से दूर हुई कि सामने ही दादा पक्ष को काली बिल्ली की तरह रास्ता काटते देख मुंह से निकला। गुस्सा कई तादाद में बढ़ा, लेकिन वो मुट्ठियों को बीचे खुद को पुरस्कून करने लगी। लो पहुंच गई तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। शबाना के कदम रुके। सलाम छोटी बीबी, देखें दादा बख्श, अगर आप यहाँ मेरे पास अपने मालिक का कोई पैगाम लाए हैं तो मैं पहले ही बता दूँ, मेरा कोई इरादा नहीं इनका पैगाम सुनने का। तो बेहतर होगा कि शराफत से इसको यहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाएँ। जन्नत ने नाक कहते पार चेहरा बनाए। बीबी सरकार माफ़ी, लेकिन छोटे बाबा आपसे ही यहाँ इतनी दूर से मिलने आए हैं। उस दिन जो हुआ बाबा वो भूले नहीं थे। जो कुछ आपने गाड़ी में कहा था मैंने साफ बताया था छोटे बाबा को। इनको बहुत बुरा लगा, वो आपसे मिलने फिर भाग गए थे, मगर आप आई नहीं। हमें तो कल पता चला जब हवेली गए कि आप तो 1 हफ्ते पहले ही यहाँ चली आई थी। एक बार छोटे साईं से बात कर लें, वो बहुत उदास हैं। क्यों बात करें हम, वो खुद को समझता क्या है। जन्नत शायद डरती है उससे। जन्नत क्यों बात को बढ़ा रही हो, जाने देना और सारा वक्त यहाँ ही बर्बाद करना है तो बता दे मुझे। शबाना जिसके फ़ोन पर मुसलसल इकराम की कॉल आ रही थी जन्नत को अब घूरते बोली। मैं अभी वो कुछ और कहती कि गाड़ी का हॉर्न सुन जन्नत अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते पीछे को पलटी, जबकि दरख्त के नीचे खड़ी गाड़ी को देख जन्नत ने आंखें छोटी की। मैं जा रही हूँ, मुझे पता चल गया है। मुराद भाई तुझसे बात किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं। शबाना दादा बख्श को मुराद की तरफ जाते देख अब किस जन्नत को सरगोशी की तरह बोली, तू मेरी मान तो अभी यहाँ बात कर ले, इससे पहले कि ये पीछे पीछे हवेली में चले आए। और जन्नत अगर मुराद भाई शाहू हवेली में आ गए तो बेटा वहाँ वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। बेहतर यही है यहाँ बात कर ले और इनको वापस मीरपुर खास जाने दे। शबाना जन्नत को सामने आंखें छोटी करते देख आराम से समझाने लगी तो जन्नत जो सुकून से खड़ी थी हवेली वाली बात पर लड़ दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि वहाँ इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे कर, तू भाई से यहाँ बात कर, मैं कॉफ़ी शॉप से होकर आती हूँ, फिर तुझे यहाँ से अपने साथ ले जाऊँगी। शबाना ने बोलते जैसे मशवरा दिया तो जन्नत जो हवेली की सोच पर ही डर गई थी फ़ौरन से सर हिला गई, जबकि उसके अंदाज पर शबाना को हंसी आई, लेकिन वो जन्नत के सामने हंसना नहीं चाहती थी। जल्दी से हंसी को छुपाते वहाँ से आगे बढ़ी। जन्नत मरती क्या ना करती वाली हालत में एक लंबा सांस खींचते छोटे छोटे कदम लेती मुराद शाह की ओर बढ़ी, जबकि मुकाबले उसको अपनी तरफ आते देख हल्के से मुस्कुराते पुरस्कून हुआ और धूप की किरणों को खुद की नीली आंखों में समेटे मुराद शाह की गाड़ी के करीब आ रुकी। मुराद शाह जो स्टीयरिंग पर एक हाथ रखे दूसरे से सिगरेट नोश फरमा रहा था, उसके शवाब चेहरे को देख लोगों में दबाया धुआं फिजा में बिखेर गया। जन्नत धुएं की महक खुद तक आते देख नाक कहते नजरें चुका गई, जिसका मतलब साफ था इसको ये बदबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुराद ने भरपूर नज़रों से महबूब का दीदार किया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते जैसे जन्नत को शाह को बैठने का हुक्म दिया। वो ऊँधों की तरह नज़र चुकाए किताबों को अपने नाजुक हाथ में जकड़ने लगी। मुराद शाह को उसका ऐसे खामोश रहना एक भी आंख ना पाया था, क्योंकि गुस्सा पल में माथे पर छाया और गुस्सा ऐसा लाजवाब था कि बोलने की बजाय गुस्से से हॉर्न पर हाथ रखा। जबकि जन्नत जो सुकून से खड़ी थी मुराद शाह की इस हरकत पर हैरानगी से कभी इधर देखती तो कभी उधर देखने लगी, जबकि एक सांस भरते गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ी, जबकि झट डोर खोले धड़ल्ले से बैठी। जो भी बात करनी है जल्दी से करें, ये कोई बाग नहीं मेरा कॉलेज है यहाँ। अगर किसी को पता चल गया ना मुराद शाह को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले जन्नत आगे कुछ कहती मुराद शाह ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसकी ज़ुबान पर ब्रेक लगाया। अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? जन्नत की जान पर पड़ी जबकि आवाज़ गले से मुश्किल से निकली थी। उस दिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम अगले दिन ही साहिवार आने वाली थी। मुराद शाह जन्नत का सवाल रद्द करते अपनी बात पर बोला। जन्नत जो जानती थी अभी वो कुछ बोली तो वो फिर से वैसे ही गुस्सा करेगा जैसे उस दिन आया था, तो मुँह फुलाए आराम से बाहर देखने लगी, जिसका मतलब साफ था वो इसको भी जवाब देने के मूड में नहीं। पल में गाड़ी रुकी थी। मुराद जन्नत को एक नज़र देखते एकदम गाड़ी से निकला तो जन्नत भी देख किए बिना फटते गाड़ी से निकली, जबकि पार्क को देख उसका मुंह बना। मुकाबल आंखों पर स्काई ब्लू कलर के ग्लासेस लगाए एक भी पल ज़ाया किए बिना आगे बढ़ते उसका नरम सा हाथ जो बर्फ़ की तरह ठंडा था मजबूत हाथों में कैद करते पार्क के अंदर की राहगीरी पर चला।
जन्नत जो उसके साथ मकनातीस की तरह खींची चली जा रही थी, मुश्किल से अपना दुपट्टा एक हाथ से पकड़े डरी थी। अब बताओ क्या बोल रही थी तुम? उसका हाथ एकदम छोड़ मुकाबले ने उसको सामने किया तो जन्नत की सांस जैसे थमी। वो नीली आंखों को मजीद बड़ा करती मुराद शाह को गौर से देखने लगी, जबकि मुकाबल उसकी आंखों में देखने के लिए ग्लासेस उतारे उसके करीब हुआ तो जन्नत की हालत ख़राब हुई। वो अपना दुपट्टा सर पर मजीद दुरुस्त करते जल्दी से नजरें चुका गई। हमने तुमसे गाड़ी में कुछ पूछा था, मुराद शाह बेनियादी से बोलते सख्ती से जन्नत की बाजू को दबा गया। वो पल में घबराई थी। वो जन्नत की मानो जैसे आवाज़ ही बंद होना शुरू हो गई थी। आकर पार्क में दोपहर के वक्त कोई भी इसको नज़र नहीं आ रहा था। वो हैरान थी कि शहर में होते हुए भी इसको पार्क में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। ऐसे घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। मुकाबल ने अब के गुस्से से बोलते उसकी मुलायम बाजू पर नरमी बढ़ाई, सख्ती बढ़ाई, जबकि जन्नत को लगा था आज ये उसकी हालत ख़राब करके ही सांस लेगा। उसकी नीली आंखों में पानी भरा था, जबकि नज़रें अभी भी वैसे ही झुकी हुई थी। मैं अभी मुराद आगे कुछ बोलता, उसकी पलकों से आंसू बहते उसकी गुलाबी गालों को भिगो गए। मुराद को लगा था जैसे उसकी सांस टूटने लगी हो, जबकि एक भी पल ज़ाया किए बिना मुकाबले के बाजू छोड़ उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरते बिल्कुल अपने सामने ऊपर किया, जबकि उसकी नीली आंखों में आंसू का समुंदर देख मुराद की जान पर बनी। क्या हुआ? अब के मुराद प्यार भरे लहजे में खोया तो जन्नत जो नज़र झुकाए रोने में मसरूफ़ थी, अब के मुकाबले की बात सुन भीगी पलकों की बार उठा गई। तो कुछ नहीं। जन्नत उसको खुद के करीब देख जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। उस दिन के लिए सॉरी। अभी जन्नत ने आंसू साफ किए ही थे कि मुराद ने धीरे से बोलते बात का खूबसूरत आगाज़ किया। जन्नत जो पलकें झुका गई थी मुकाबल की सरगोशी पर, वैसे ही भीगी पलकें उठा गई। दोनों की नजरें मिली थी। जन्नत ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला, क्योंकि वो मुराद की झील जैसी आंखों में खोना नहीं चाहती थी। जन्नत, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत पाक है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरी मोहब्बत नापाक हो। उस दिन मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गजरे लाया था और दिल ने चाहा था कि अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊं, लेकिन उस दिन तुम्हारा मेरे बारे में गलत सोचना मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब दादा बख्श ने मुझे वो सब बताया तो जो तुमने उनको गाड़ी में बोला तो मुझे तब भी बहुत गुस्सा आया। मुराद ने बोलते मोहब्बत से जन्नत को देखा, जो उसकी आखिर की बात पर खुशी से नवाज गई। मगर जब दादा बख्श ने समझाया कि मुझे तुम्हारी बात समझनी चाहिए, आखिर तुम उस दिन डर गई थी। उन्होंने कहा कोई भी लड़का ऐसे किसी लड़की को दुपट्टा उतारने के लिए बोलेगा तो लड़की ऐसे ही घबरा जाएगी। तो बस मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी पाक है। मुराद मोहब्बत से बने लहजे में बोलते उसकी शफाफ गालों पर आंसू के निशान देख पूरों से अपने हाथों के पूरों से जन्नत का दिल धड़का गया। जन्नत ने अपने दिल को तेज़ रफ्तार पर सवार होते महसूस किया था, जबकि घबराहट इतनी बड़ी कि उसको लगा था कि वो मुकाबले के लम्हे से भी गिर जाएगी। मुराद शाह कभी किसी के सामने झुका नहीं जन्नत, और ना ही मुराद ने कभी किसी को सॉरी बोला है, चाहे मेरी कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो। लेकिन मोहब्बत ने मुझे ये सिखा दिया, महबूब के सामने हमेशा झुकना पड़ता है। मुराद जन्नत के गाल को प्यार से छूते जैसे मुसलसल हो रहा था, जबकि मुकाबले की ये बात सुन जैसे बुरहान को आयत की याद आई थी। वो पल में अपनी मोहब्बत पर हैरान हुआ था, जबकि खुद की सोच को झटक वापस से सामने चलती LCD पर नजर जमा गया। मैं अभी मुराद कुछ और बोलता कि फ़ोन की घंटी पर बदमज़ा होते जन्नत को छोड़ फ़ोन की तरफ मतवजा हुआ। स्क्रीन पर इकराम की कॉल आते देख मुंह बनाते फ़ोन पिक किया। यार टाइम देख, क्या हो गया है? कुछ तो शर्म कर, लड़कियों को घर भी जाना है। शबाना ने यहाँ मेरा सर खा लिया है कि आज मेरी वजह से जन्नत और वो लेट हो रही हैं। आधा घंटा ऊपर हो गया है छुट्टी हुए। अगर थोड़ी देर तक ये हवेली ना पहुंची तो सुल्तान भाई खुद आ जाएंगे। जल्दी से जन्नत को लेकर कॉलेज के बाहर आ, हम वहाँ खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकराम अपनी बात कहते फ़ोन बंद कर गया, जबकि मुराद ने मुँह बनाते जन्नत की तरफ देखा, जो इसको इग्नोर करते दरख्त को देखने में लगी हुई थी। मुझे ये जालिम ज़माना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो टाइम बहुत हो गया है, तुम्हें वेली भी पहुंचना होगा। मुराद ने कहा बढ़ते पहली वाली बात कहते जन्नत को देखा तो जन्नत मुकाबले की बात सुन छोटे छोटे कदम लेते साथ चली। सुनो, अभी वो लोग कॉलेज के बाहर पहुंचे ही थे कि जन्नत का हाथ पकड़ते मुकाबले ने गाड़ी से उतारने से रोका। जन्नत ने नीली आंखों को बड़ा करते मुराद शाह की आंखों में देखा। तुम मीरपुर खास कब आने वाली हो? मोहब्बत से भरे अंदाज में पूछा गया। 3 महीने बाद, जन्नत जल्दी से बोली ताकि वो मुराद से दूर हो सके।